हेलो दोस्तों, मैं विक्रांत आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद विक्रांत में स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज हम देखेंगे 30 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न जो हमने सामान्य अध्ययन एवं भारतीय संविधान से लिया है। और दोस्तों, भारतीय संविधान से हमने लिया है। भारतीय संविधान के क्वेश्चन जो होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि संविधान से ही अक्सर परीक्षाओं में ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं जो 30 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न है। और दोस्तों, जो प्रश्न हमने लिया है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए आपको इसे 2 से 3 बार देखना है। और आपको हमने हर प्रश्न के नीचे उसका उत्तर मेंशन कर दिया है, व्याख्या सहित। जिसमें व्याख्या की जरूरत है हमने व्याख्या दे दिया है। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्र पाकिस्तान के लिए सीमाओं का निर्धारण किसने किया था? स्वतंत्र पाकिस्तान के लिए सीमाओं का निर्धारण किसने किया था? पहला है लॉर्ड माउंटबेटन, और बी है सर सिरिल रेडक्लिफ, और सी है क्लेमेंट एटली, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, जो आपका पहले में राइट आंसर है उसमें है बी, मतलब सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा सीमाओं का निर्धारण किया गया था। सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा सीमाओं का निर्धारण किया गया था। इसका हम व्याख्या देख लें तो सर रेडक्लिफ ने स्वतंत्र पाकिस्तान के लिए सीमाओं का निर्धारण किया था। तो सर सिरिल रेडक्लिफ। तो दोस्तों, अब दूसरा क्वेश्चन है, पाकिस्तान की सीमा कब खींची गई? ए है 14 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947, सी है 16 अगस्त 1947, डी है 17 अगस्त 1947। तो दोस्तों, इसमें आपका राइट आंसर है डी, मतलब कि 17 अगस्त 1947 को पाकिस्तान की सीमा खींची गई। अब देखते हैं कि जो दोस्तों, इसमें हमने और भी दिया है, जैसे पाकिस्तान की स्वतंत्रता के 2 दिन बाद खींचा गया था, मतलब 14 को आज़ाद हुआ पाकिस्तान, तो 17 को खींचा गया। और तीसरा क्वेश्चन है, दोनों सदन की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? अर्थात उच्च सदन और निम्न सदन, राज्यसभा और लोकसभा, जब दोनों बैठकें होती हैं, जब दोनों के सदस्य बैठक करते हैं तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है? इसमें ए है राष्ट्रपति, बी है लोकसभा अध्यक्ष, सी है राज्यसभा का सभापति, और इसमें डी है राज्यसभा का उपसभापति। तो दोस्तों, जो इसमें आपका राइट आंसर है बी है। तो बी है लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, और अनुच्छेद 181(4) के अनुसार लोकसभा के अध्यक्ष को यह अधिकार प्रदान है कि वह संसद के दोनों सदनों की बैठक आयोजित करता है। तो दोस्तों, हम अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा गठित प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा द्वारा गठित प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए है राजेंद्र प्रसाद, और बी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, और सी है जवाहरलाल नेहरू जी, और डी है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो दोस्तों, संविधान सभा द्वारा प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे उनका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और दोस्तों, इसमें हम व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है, संविधान सभा द्वारा गठित समितियों में प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं प्रारूप समिति के अध्यक्ष, और संचालन समिति के अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। तो संचालन समिति के अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, और प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और संचालन समिति के अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। और दोस्तों, आपको पता होगा कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ही थे।
अब हम आते हैं, पाँचवां क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान सीमा को कहा जाता है। भारत और पाकिस्तान सीमा को क्या कहा जाता है? ए है 0 पॉइंट सीमा, बी है अंतर्राष्ट्रीय सीमा, और सी है तटीय सीमा, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय सीमा आईबी, इंटरनेशनल बॉर्डर, आईबी को हम इंटरनेशनल बॉर्डर भी कहते हैं। इंटरनेशनल बॉर्डर, इसे ही पाकिस्तान और भारत की सीमा कहा जाता है। तो दोस्तों, इसमें हम व्याख्या देखें तो व्याख्या है, भारत और पाकिस्तान की सीमा को अंतर्राष्ट्रीय सीमा आईबी कहा जाता है। और इसमें हम छठवां क्वेश्चन देखें तो छठवां क्वेश्चन है, किस भक्ति संत ने शुद्धवादिता, शुद्ध द्वैतवाद, वेदांत और दर्शन का प्रतिपादन किया? तो पुष्टि मार्ग, अनुग्रह मार्ग भी कहा जाता है, जिसे हम कहते हैं पुष्टि मार्ग और द्वैतवाद, पुष्टि मार्ग और द्वैतवाद। तो दोस्तों, इसमें है जो प्रतिपादक हैं कौन हैं बताते हैं आपको, देखते हैं। जैसे ए है रामानुज हैं, बी सी है वल्लभाचार्य, और डी है नरसिंह मेहता। तो दोस्तों, जो आपका छठे में राइट आंसर है वल्लभाचार्य जी हैं। तो वल्लभाचार्य जी हैं, वल्लभाचार्य हैं द्वैतवाद के और पुष्टि मार्ग के संत। सातवां है, निम्नलिखित भक्त संतों में से किसने गुजरात में वैष्णव पंथ को स्थापित किया, लोकप्रिय बनाया? तो दोस्तों, लोकप्रिय किसने बनाया वैष्णव पंथ को गुजरात में? तो उसमें है चैतन्य है, ए बी है नारसी, और सी है तुलसीदास, और डी है शंकरदेव। तो दोस्तों, जो आपका राइट आंसर है बी है नरसिंह जी ने बनाया लोकप्रिय वैष्णव धर्म को गुजरात में। अब हम देखते हैं, आठवां क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था और कब? तो दोस्तों, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? पहला है पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी है सरदार पटेल, और सी है आर.के. शर्मुगम शेट्टी, और डी है लियाकत अली। तो दोस्तों, जो पहला बजट पेश किया था उनका नाम है आर.के. शर्मुगम शेट्टी। तो दोस्तों, आर.के. शर्मुगम शेट्टी हैं जो भारत में प्रथम बजट पेश करते हैं। और दोस्तों, भारत में बजट पेश करते हैं प्रथम, और जो है 26 जनवरी 1947 को, 26 जनवरी 1947 को पेश करते हैं। दोस्तों, आपको हम बता दें कि भारतीय संविधान में बजट शब्द को कहीं भी अनुच्छेद में नहीं लिखा गया है। बजट को अनुच्छेद 112 में दिया गया है, लेकिन बजट शब्द की चर्चा कहीं नहीं की गई है। इसका आर्थिक वित्तीय बजट, जो आर्थिक वित्तीय खर्चे हैं उनके नाम पर हम किया जाता है, उसे हम बजट कहा जाता है ब्रिटिश में। तो उसी परंपरा से हमने भी बजट इसे कहा है। और दोस्तों, 9वां क्वेश्चन है, जापान की राजधानी निम्नलिखित द्वीपों में से कहाँ पर स्थित है? तो ए है होकाइडो, बी है होन्शु, सी है शिकोकू, और डी है क्यूशू। तो दोस्तों, इन चारों द्वीपों को आपको नाम याद रखना है, होकाइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशू। आपको चारों नाम याद रखना है कि जापान में जो 4 प्रमुख द्वीप हैं जो जिस पे जापान बसा है। और तो दोस्तों, जो राजधानी है टोक्यो, जो जापान की राजधानी टोक्यो है, वह होकाइडो होन्शु पर बसा है, होन्शु पर बसा है टोक्यो। तो दोस्तों, इसमें हम देखते हैं जापान टोक्यो की राजधानी जो टोक्यो राजधानी है जापान की, सबसे बड़ा नगर है। यह जापान के होन्शु द्वीप पर बसा हुआ है, इसलिए बी सही है। अब हम देखते हैं 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत में भक्ति आंदोलन का कारण बना? तो भारत में भक्ति आंदोलन का कारण क्या बना है? तो दोस्तों, हम देखते हैं भारत में भक्ति आंदोलन का कारण क्या बना। ए है जाति विभाजन, बी है अस्पृश्यता, सी है कर्मकांड, डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, जाति विभाजन और अस्पृश्यता मतलब छुआछूत, सी कर्मकांड, और दोस्तों यह सभी आंसर डी में हैं। इसलिए हम भारत में
भक्ति आंदोलन का या सभी कारण, जात विभाजन, अस्पृश्यता, कर्मकांड, सभी कारण भारत में भक्ति आंदोलन का कारण बनते हैं। अब हम आते हैं 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन है भक्ति आंदोलन से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सही है। भक्ति आंदोलन से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सही है। भक्ति आंदोलन के प्रमुखों में से एक, रामानंद ने भगवान के रूप में राम पर ध्यान केंद्रित किया था। बी है, श्री रामानुजाचार्य एक भारतीय दार्शनिक थे और उन्हें प्रमुख वैष्णव संत के रूप में जाना जाता था। सी है, उपरोक्त दोनों। डी है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों सी है, उपरोक्त में से दोनों। तो भक्ति आंदोलन के प्रमुखों में से रामानंद एक भगवान के रूप में राम पर ध्यान आश्रित करते थे, ध्यान लगाए थे, और श्री रामानुजाचार्य एक भारतीय दार्शनिक भी थे और उन्होंने प्रमुख वैष्णव संत के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों यह आपका दोनों सही है, इसलिए हम इसमें ऑप्शन सी मार सकते हैं। 12वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस द्वीप समूह को सैंडविच द्वीप कहा जाता है। तो दोस्तों सैंडविच द्वीप किसे कहा जाता है, बहरहाल इसे हमने भूगोल से लिया है। तो दोस्तों सैंडविच द्वीप किसे कहा जाता है। ए है हवाई द्वीप, बी है फॉकलैंड द्वीप समूह, सी है ग्रीनलैंड, डी है टुवालू। तो दोस्तों जो हवाई द्वीप है यह अमेरिका में है और फॉकलैंड द्वीप समूह और ग्रीनलैंड जो है डेनमार्क का भाग है। ग्रीनलैंड डेनमार्क का भाग है और टुवालू है। और दोस्तों इसमें आपका उत्तर है ए आपका राइट आंसर है। ए मतलब हवाई द्वीप जो अमेरिका में है। अब हम देखते हैं कि 1778 में जेम्स कुक ने हवाई द्वीपों को सैंडविच द्वीप समूह नाम दिया था, इसलिए ये सही है। तो 13वां क्वेश्चन है रुद्र संप्रदाय स्कूल परंपरा द्वारा स्थापित किया गया। तो रुद्र संप्रदाय किसके द्वारा स्थापित किया गया, किस परंपरा के द्वारा। ए है रामानंद, बी है वल्लभाचार्य, सी है नारसी और डी है चैतन्य। तो दोस्तों रामानंद इसमें है वल्लभाचार्य के जो परंपरा है, वल्लभाचार्य संप्रदाय है, उसके आधार पर किया गया था रुद्र संप्रदाय स्थापित। 14वां क्वेश्चन है पंचायती राज के संबंध में कौन सा कथन सही है। पंचायती राज के संबंध में कौन सा कथन सही है। माध्यमिक और जिला स्तर के प्रमुखों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव होता है। माध्यमिक और जिला स्तर के प्रमुखों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव होता है, ऑप्शन ये कहता है। और बी कहता है कि पंचायतों में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष होनी चाहिए। और डी है कि पंचायतों को वित्तीय समीक्षा के लिए 6 साल बाद वित्त आयोग की स्थापना की जाती है। तो दोस्तों पंचायतों की वित्तीय समीक्षा के लिए 6 साल बाद वित्त आयोग की स्थापना की जाती है। इसमें आपका आंसर है सी। पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग करता है। पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव क्या करता है, कौन, राज्य निर्वाचन आयोग। प्रत्येक राज्य में एक राज्य निर्वाचन आयोग होता है और दोस्तों यही चुनाव करवाती है पंचायतों में, चाहे विधानसभा के हों, पंचायती राज व्यवस्था का जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है उसका भी चुनाव यही कराती है। और राज्य के जो मतदाता होती हैं उनकी सूची तैयार करना, इसके आधार सबसे बड़ी जो केंद्र में होती है वह होती है जो लोक से सबसे बड़ी जो होती है राष्ट्र के जो होती है वह सूचना और लोक सेवा आयोग होती है। हम देखते हैं सी है पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग करता है। और व्याख्या है पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। तो दोस्तों जो एक राष्ट्र लेवल की एक राष्ट्र लेवल का होता है, देश लेवल की होती है निर्वाचन आयोग, और एक राज्य लेवल की निर्वाचन आयोग होती है जो राज्य में चुनाव करवाती है। जो केंद्र लेवल की चुनाव निर्वाचन आयोग होता है वह संसद के चुनाव कराती है। और उसमें हम 15वां क्वेश्चन देखते हैं। 15वां क्वेश्चन है केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के साथ साझा करने वाले कौन कौन से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो दोस्तों अभी केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख चर्चा में रहा है, इसलिए आपको इनसे प्रश्न आने की संभावना ज़्यादा है, इसलिए आपको इसके साथ तैयार रहना चाहिए, किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। तो दोस्तों हम शुरू देखते हैं। इसमें पहला है जो पंजाब और
लद्दाख है जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश के राज्य में। बी है पंजाब, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश। सी है लद्दाख। डी है हिमाचल प्रदेश, पंजाब, लद्दाख। तो दोस्तों जो आपका इसमें राइट आंसर है वह है पंजाब, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों जो ऊपर है, जैसे मान लीजिए जम्मू कश्मीर है, तो जम्मू कश्मीर के यहाँ पर है लद्दाख, और यहाँ पर है हिमाचल प्रदेश, और यहाँ पर है पंजाब। तो दोस्तों इस प्रकार से पंजाब, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है। तो इस प्रकार से एक केंद्र शासित प्रदेश है और 2 राज्यों की सीमा मिलती है। अब हम आते हैं 16वां है राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कितने वर्षों के लिए किया जाता है। ए है 2 वर्ष, बी है 4 वर्ष, सी है 6 वर्ष, डी है 5 वर्ष। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर है सी मतलब 6 साल के लिए राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। और जो लोकसभा के होते हैं, लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन 5 वर्ष किया जाता है, लेकिन आपातकाल की स्थिति में इसे बढ़ाया भी जा सकता है 1 वर्ष के लिए। और जो विधानसभा के होते हैं उनका भी 5 साल का होता है। तो दोस्तों उनका भी 5 साल का होता है। और भारत में राष्ट्रपति का भी 5 साल का लिए होता है कार्यकाल, 5 साल का, और प्रधानमंत्री का भी 5 साल होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम देखते हैं कि राज्यसभा में जो सदस्य होते हैं उनका निर्वाचन 6 वर्षों के लिए किया जाता है, 6 वर्षों के लिए। 17वां है केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी कौन होता है। केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी कौन होता है। ए है महान्यायवादी, बी है मंत्रिमंडल सचिव, महान्यायवादी, मंत्रिमंडल सचिव, गृह सचिव, और डी है प्रधानमंत्री का सचिव। तो दोस्तों जो इसमें आपका राइट आंसर है मंत्रिमंडल सचिव। तो मंत्रिमंडल जो सचिव होते हैं सबसे प्रमुख सिविल अधिकारी होते हैं। अब देखते हैं 18वां क्वेश्चन है हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहाँ गाया गया था। तो जो भारत में राष्ट्रगान है जनगण मन वह कहाँ पहली बार गाया गया था। तो दोस्तों ये है 24 जनवरी 1950 इलाहाबाद में, 24 जनवरी 1950 में दिल्ली में, 26 दिसंबर 1942 को कलकत्ता में, 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में। तो दोस्तों जो आपका राइट आंसर है वह है डी आपका राइट आंसर है 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में गाया गया था पहली बार। और दोस्तों जो गाने का समय है वह 52 सेकंड का समय है, 52 सेकंड का गाने का समय है। तो दोस्तों 19वां क्वेश्चन है लोकसभा अध्यक्ष के वेतन और भत्ते कौन निर्धारित करता है। लोकसभा अध्यक्ष के वेतन और भत्ते कौन निर्धारित करता है। ए है वेतन आयोग, और बी है मंत्रिमंडल, सी है संसद, और डी है राष्ट्रपति। तो दोस्तों जो लोकसभा के अध्यक्ष और वेतन निर्धारित करता है संसद करता है। तो दोस्तों संसद ही जो विभिन्न चाहे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हों, चाहे संसद हो, चाहे कोई भी संसद हो, मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, राज्यसभा के सदस्य हों, इन सभी का वेतन कौन निश्चित करता है। संसद। तो संसद के पास यह अधिकार है, इसलिए हम इसमें आपका राइट आंसर है सी। दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वां क्वेश्चन है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में उठने वाले निर्वाचन विवादों को निस्तारण कौन करता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में उठने वाले विवादों का निस्तारण कौन करता है। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के अगर निर्वाचन में कोई समस्या होती है तो उसका निस्तारण कहाँ किया जाएगा। भारत का निर्वाचन आयोग करेगा, बी है लोकसभा अध्यक्ष करेंगे, सी है संसद की संयुक्त समिति करेगी, और डी है भारत का सर्वोच्च न्यायालय करेगा। तो दोस्तों आपको इसमें राइट आंसर है डी, ना कि इसमें भारत का निर्वाचन आयोग है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि लोकसभा में यदि लोकसभा का कोई मत होगा तो उसमें भारत का निर्वाचन आयोग शामिल होगा विवादों का निस्तारण करने के लिए, लेकिन अगर वहीं पर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई दिक्कत होगी, कोई प्रकार का विवाद होगा, तो उसका निस्तारण किया जाएगा
सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। तो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाएगा, ना कि निर्वाचन आयोग के द्वारा। तो इसमें आपका राइट आंसर डी है। 21वां है धर्मनिरपेक्ष शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका प्रस्ताव का एक भाग है। तो दोस्तों इसे कब जोड़ा गया है? 42वें संविधान संशोधन के बाद जोड़ा गया है। कार्यान्वयन की तिथि से जोड़ दिया गया था। 73वें संविधान संशोधन के बाद से जोड़ा गया। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। दोस्तों जो उद्देशिका प्रस्ताव में जोड़ा गया है धर्मनिरपेक्ष शब्द, वह जोड़ा गया है 44वें संविधान संशोधन के बाद से। तो 44वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया है उद्देशिका में। 22वां क्वेश्चन है भारत में मतदान की सूची को अद्यतन करने की जिम्मेदारी किसकी है? भारत में मतदान की सूची को अद्यतन करने की जिम्मेदारी किसकी है? गृह मंत्रालय, चुनाव आयोग, संसदीय सचिवालय और डी है संबंधित राज्य के अधिकारी। तो दोस्तों भारत में मतदान की सूची को अद्यतन करने की जिम्मेदारी किसकी है? चुनाव आयोग की। तो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। इसमें दोस्तों हमने गलत मार दिया संसदीय सचिवालय को, तो इसमें है चुनाव आयोग का, चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। 23वां क्वेश्चन है एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष होनी चाहिए, इससे ऊपर होनी चाहिए। और बी है 20 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए। सी है कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। डी है 21 वर्ष होनी चाहिए। तो दोस्तों जो इसमें उम्र होनी चाहिए वह होनी चाहिए 21 वर्ष। तो दोस्तों 21 वर्ष उम्र होनी चाहिए, ना कि 18 वर्ष। अब हम देखते हैं इसमें दोस्तों डी आपका राइट आंसर है, हमने यहाँ पर नहीं लिखा है। 24वां है राष्ट्रीय गान के अनिवार्य रूप से गाए जाने के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों ऐसे प्रश्न हमेशा पीसीएस की परीक्षाओं में या सिविल की परीक्षाओं में, आईएएस की परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं। तो राष्ट्रीय गान के रूप में राष्ट्रीय गान के अनिवार्य रूप से गाए जाने के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह भाषण देने तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता का उल्लंघन होगा। दूसरा है यह अंतःकरण धर्म के मानने तथा उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता का उल्लंघन होगा। तीसरा है कोई ऐसा प्रावधान नहीं है जो किसी व्यक्ति को राष्ट्रीय गान गाने के लिए बाध्य कर सके। तो दोस्तों उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों जो इसमें आपका राइट आंसर है सी है 1 2 3 1 2 3। मतलब कि इसमें अगर हम देखें तो राष्ट्रीय गान भाषण देने तथा व्यक्त करने की स्वतंत्रता का उल्लंघन होगा, अंतःकरण धर्म के मान्य तथा उसके प्रचार करने की स्वतंत्रता का उल्लंघन होगा। और डी है तीसरा है कोई ऐसा प्रावधान नहीं है जो व्यक्ति को राष्ट्रीय गान गाने के लिए बाध्य कर सके। अब देखते हैं 25वां क्वेश्चन है किस वर्ष में पहली बार भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया? तो दोस्तों किस वर्ष में पहली बार भाषाई आधार पर राज्यों का गठन किया गया? तो 1947, 1956, 1951 और डी है 1950। दोस्तों 1956 में पहली बार भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। जो पहला पुनर्गठन किया गया था उसका नाम है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश को आप जानते होंगे पट्टाभी सीतारामैया। तो दोस्तों पोट्टी श्रीरामल्लू जो 56 दिन की मृत्यु के बाद 56 दिन की हड़ताल के बाद मृत्यु हो गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। इसके बाद राज्यों के आधार पर पहला भाषा का गठन किया, तो पोट्टी श्रीरामल्लू के निधन में। 26वां क्वेश्चन है भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? भारत का संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? ए है महात्मा गांधी को, बी आर अम्बेडकर को, दूसरा सी है पंडित जवाहरलाल नेहरू को, डी है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ए था महात्मा गांधी जी को, बी है बी आर अम्बेडकर को। तो दोस्तों जो इसमें राइट आंसर है वह है बी आर अम्बेडकर जी को संविधान का विशेषज्ञ, संविधान का निर्माता माना जाता है। 27वां क्वेश्चन है न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार किसे प्रदान किया गया है? तो न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार किसे प्रदान किया गया है? इसमें ए है भारत के राष्ट्रपति को, और बी है भारत के प्रधानमंत्री को, सी है लोकसभा अध्यक्ष को, डी है सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को। तो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को
प्राप्त है अधिकार पुनर्विलोकन का। पुनर्विलोकन का मतलब होता है कि न्यायालय द्वारा पूर्व में दिए गए मत को, पूर्व में दिए गए विचारों को, सुझाव को वह पुनः परिवर्तित कर सकती है, अपनी बातों को पलट सकती है। इसे हम पुनर्विलोकन कहते हैं। तो इस प्रकार के अधिकार को सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को प्राप्त है। तो इसमें आपका राइट आंसर डी है। डी आपका राइट आंसर है। 28वां क्वेश्चन है, कोई भी व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य न होते हुए भी कितने समय तक प्रधानमंत्री रह सकता है? कितने समय तक प्रधानमंत्री रह सकता है? यदि लोकसभा तथा राज्यसभा का सदस्य ना हो भी तब भी वह प्रधानमंत्री रह सकता है या मंत्री रह सकता है, किसी प्रकार के मंत्रिमंडल में शामिल हो सकता है, चाहे केंद्रीय मंत्री हो, उप मंत्री हो, राज्य मंत्री हो, स्वतंत्र प्रभार हो। तो कितने दिन तक रह सकता है? ए है 1 वर्ष तक, 3 माह तक, 6 माह तक और 15 दिन तक। तो दोस्तों 6 माह तक कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल में कोई भी पद पा सकता है 6 माह तक। 6 माह के पश्चात, 6 माह के अंदर ही उसे किसी भी सदन का सदस्य होना आवश्यक है। यदि वह फिर नहीं होता है तो अपने पद से उसे इस्तीफा देना पड़ेगा। तो 6 माह तक कोई भी सदन का सदस्य न होते हुए भी वह अपने पद पर रह सकता है। 29वां क्वेश्चन है, भारत के संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? भारत के संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? तो दोस्तों ए है 18 भाषाओं को, ए है 18 भाषाओं को, बी है 20 भाषाओं को, सी है 22 भाषाओं को, डी है 26 भाषाओं को। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट आंसर है वह है सी। सी मतलब 22 भाषाओं को भारत के संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त है। तो दोस्तों इसमें हम भारत के जो संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को दर्जा प्रदान किया गया है, जिसमें करंट में जो जोड़ा गया है 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा डोगरी, बोडो, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया है। दोस्तों अभी भी कई भाषाओं की मांग चल रही है कि उसमें जोड़ा जाए, जैसे भोजपुरी की मांग बहुत तेज़ी चल रही है, राजस्थान की भाषा है उसको भी जोड़ने की मांग बहुत तेज़ी से चल रही है। और दोस्तों इसके साथ हम आपको बताते चलें कि भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। भारत की केवल मात्र हिंदी राजभाषा है, राष्ट्रभाषा कोई नहीं है। दोस्तों आपको फंसाया जाएगा पेपर में कि भारत की राष्ट्रभाषा क्या है, तो आपको करना है भारत की राष्ट्रभाषा कोई नहीं है, केवल भारत की राजभाषा है, ना कि राष्ट्रभाषा। 30वां क्वेश्चन है, भारत में कितने स्तरीय स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था की गई है? तो दोस्तों ए है 2, बी है 3, सी है 4 और डी है 5 प्रकार की व्यवस्था की गई। तो दोस्तों जो आपका राइट आंसर है वह है सी, बी मतलब 3 प्रकार की त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई थी। तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई थी। तो दोस्तों आपको अभ्यास प्रश्न में बताना है कि सभी लोग अपने अपने राज्यों के वर्तमान में लोकायुक्त कौन है, उनका नाम कमेंट बॉक्स में बताना है। दोस्तों इससे आपको ध्यान रखना है कि आपको जो वर्तमान में आप जिस भी राज्य से मिलान करते हैं वहाँ पर लोकायुक्त कौन है, उनको आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है। तो दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए दोस्तों।